क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉस की एक और वीडियो में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसजी वोम्बातकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चेक करनी है वैलिडिटी सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी की। ये जो केस है इसके अंदर अभी केवल इंटरिम ऑर्डर आया है, पर ये केस जो कि क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली अगर आपने हमें हमारे जो लास्ट मिनट का प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो उसमें आप कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपको हम लोग मोर देन 150 जो केसेस हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ 22 मॉक पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग वहाँ पर रोज क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं एक पैराग्राफ के साथ, तो आपको वो प्रैक्टिस करने में आसानी देगा। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं कि इस केस के अंदर होल्ड क्या करा है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो सेडिशन होता है उस सेडिशन का लॉ क्या है, उसका एक बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपका ये जो पूरा पार्ट है ना सेडिशन वाला, ये वीडियो देख के ये पूरा पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म हो जाए, आपको थोड़ा सा ना निश्चिंतता मिले कि हाँ मैंने ये केस तो पढ़ लिया सर की वीडियो देख के। अब देखिए जो आपका केस है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हेल्ड ये करा है कि जो आपके पर्टिकुलर आपको सेडिशन का लॉ होता है उसको लेकर उन्होंने कुछ एक बेसिकली पॉइंट्स उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपके रिसेंट ईयर्स है वहाँ पे ये देखा गया है कि जो सेडिशन के आपके प्रोविजन है ना 124A का, उसके अंदर हम लोग अगर बात करते हैं पास्ट प्रोविजंस की तो वो इन ट्यून नहीं है विद द करंट जो आपका सोशल मिलायु है, मतलब जो आपको करंट आपको सोशल वो है ना सिस्टम स्ट्रक्चर है वो उसके साथ इन टैंडम नहीं है। और अकॉर्डिंगली ये अभी फॉर टाइम इट इज़ नेसेसरी कि यहाँ पे हम लोग जो है हमारा एक कॉलोनियल हैंगओवर इसको आप बोलोगे कि अभी तक एक बहुत पुराना लॉ के कॉलोनियल टाइप्स का था, उसको हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। कोर्ट ने ये बोला। कोर्ट ने सेकेंडली ये बोला कि एज पर द सबमिशंस ऑफ आपका अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है उनको री एग्जामिन करने की जरूरत है इस प्रोविजन को सेडिशन के, सीधे सीधे बोला। उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्ट करा यहाँ पे कि आप एक जो है कॉम्पिटेंट फोरम के पास जाए। यहाँ पे बेसिकली आपका या तो ये पार्लियामेंट हो सकता है या फिर कोई कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट वहाँ पे अपॉइंट करती है, जो कि इस जो आपका प्रोसेस है उसको एग्जामिन करे, इस पूरे प्रोविजन को यहाँ पे वो देखे क्या ये प्रोविजन सही है नहीं है, इसको रखना है नहीं रखना है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेक्शन 124A को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखने अबेयंस के लिए यहाँ पे कोर्ट ने बोला। उसके लिए कोर्ट ने ये बोला है, रिक्वेस्ट करा है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया से, मतलब जो अबेयंस है उसका मतलब ये है बेसिकली कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये ऑब्जर्व करें कि रिस्ट्रेंट एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलाकर उन्होंने बोला रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व करें रजिस्टरिंग FIRs जो कि किसी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे मान लो कोई कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें, और कोई भी ऐसा कोर्सिव मेजर ना लिया जाए 124A के अंदर जो कि कहीं ना कहीं किसी एक्यूज पर्सन को नुकसान पहुंचाए अफोर्सर प्रोविजन के अंडर में, और उस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके यहाँ पे लोग चले, मतलब 124A को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पारिंगली यूज़ करें, थोड़ा सा संभाल के यूज़ करें। फर्दर उन्होंने ये बोला कि जो फ्रेश केस होता है जो कि रजिस्टर होता है अंडर दिस सेक्शन, उसके अंदर अफेक्टेड पार्टीज हैं वो अप्रोच कर सकती हैं कोर्ट फॉर अप्रोप्रिएट रिलीफ। और उसके बाद कोर्ट ने फर्दर ये क्लैरिफाई करा कि जो कोर्ट है ना उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो एग्जामिन कर दे जो रिलीफ सॉर्ट करी गई है उसको, बाय टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ दिस ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दे रहा है, और एज वेल एज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या चाह रही है उस चीज़ को मिलाकर देखा जाए, कोर्ट ये देखे। उसके अलावा कोर्ट ने ये बोला कि जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं आपके, जितने भी अपील से या फिर प्रोसीडिंग से विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस फ्रेम हुए अंडर सेक्शन 124A उनको अबेयंस में रखा जाए। एजुकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस वो आप बेसिकली प्रोसीड उसके साथ कर सकते हो उनके ओपिनियन में, लेकिन कोई भी यहाँ पे प्रेजुडिस इससे जो है कॉज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अक्यूज किया उसमें। उन्होंने अकॉर्डिंगली एडिशनली ये बोला कि यहाँ पे जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो अपने एट लिबर्टी है कि वो इशू कर सकता है कोई डायरेक्टिव जो कि अगर उन लोगों को लगता है कि उनको ज़रूरत है कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स कि वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि सेंट्रल या स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको रोका जा सके फ्रॉम द मिसयूज ऑफ सेक्शन 124। या का स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये अब डायरेक्शंस है वो तब तक आपके फर्दर कंटिन्यू रहेंगे जब तक कोई नया ऑर्डर पास नहीं हो जाता कोर्ट के द्वारा। तो ये जो थी चीज़ें, ये बेसिक आपका एक ओवरव्यू था कि सेक्शन जो आपका ये एसजी वोम्बातकरे का केस है उसमें जो आपका इंटरिम ऑर्डर आया उसमें क्या क्या कोर्ट ने बोला। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं सेडिशन लॉ के बारे में कि इसमें बेसिकली है क्या। सबसे पहले देखिए जो आपका सेडिशन लॉ है ना वो आपका सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है, और वो रीड ऐसे करता है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स चाहे रिटन हो चाहे वो आपके स्पोकन हो बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर अदरवाइज, अगर वो लाता है या फिर अटेम्प्ट होती है वहां पे टू ब्रिंग अबाउट हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट या फिर एक्साइट या फिर अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है वर्ड्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की यहाँ बेसिकली बात हो रही है, तो वो वहाँ पे वो पनिश कर सकती है फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच में बी एडेड अप टू इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल का हो यहाँ पे, और इसके अंदर आप अकॉर्डिंगली कई चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन से वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ड डिससेटिस्फैक्शन है आपका,
उसका मतलब होता है डिसलॉयल्टी भी इंक्लूड किया जाएगा, या फिर आपकी जो भी फीलिंग्स एनमिटी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद फर्दर सेकंड जो कमेंट है वो ये बोलता है कि अगर आप बात करें डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट की विद द व्यू ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ अनलॉफुल बाय लॉफुल मीन्स, मतलब अगर आप जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टांस लिया है अगर उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल रहे हो अकॉर्डिंगली, अगर आप वो चीज़ लॉफुल मीन्स के थ्रू कर रहे हो विदाउट एनी एक्साइटमेंट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ हेट्रेड या कंटेम्प्ट डिससेटिस्फैक्शन, तो वो यहाँ पे बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन है इस तरीके का, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा एज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब अगर लॉफुल तरीके से आप कोई प्रोटेस्ट या वो कर रहे हो तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। फर्दर तीसरी चीज़ ये बोली गई है कि जो कमेंट्स हैं आपके जो एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे डिसअप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अदर एक्शन जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे ले रही है विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट एनी हेट्रेड या कंटेम्प्ट डिससेटिस्फैक्शन, वो भी यहाँ पर एक तरीके से कंसिडर नहीं किया जाएगा ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये चीज़ें आप बेसिकली समझ लीजिएगा। अब आते हैं थोड़े बैकग्राउंड के ऊपर। बेसिकली ये जो आपका सेक्शन था ये आपका सेक्शन 138 था। जब लॉर्ड माइकॉले ने यहाँ पर अपना ड्राफ्ट दिया था ना आईपीसी का, तो उसके अंदर ये सेक्शन 138 था और ये प्रपोज करा गया था कि इसको आईपीसी में हमें इस तरीके से डालना है पीनल कोड के अंदर। हाउएवर कुछ ऐसे रीजंस की वजह से इसको ओमिट कर दिया गया और फिर पीनल कोड के अंदर इसको आईपीसी बनाकर 1860 में लॉन्च करा गया और यहाँ पर ये फेल्ट करा गया कि 1870 में हमें 124A को यहाँ पे स्टेट्यूट बुक जो आपका आईपीसी वहाँ पे हमें डालने की जरूरत है। तो इसीलिए आईपीसी के थ्रू आपका जो अमेंडमेंट एक्ट है 1870 का, ये 124A वहाँ पे ऐड करा गया। इट वॉज हाउएवर जो लेटर ऑन था कि यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस करेंगे 124A के अंदर 1898 के अमेंडमेंट के थ्रू, और अकॉर्डिंगली जो अभी करंट फॉर्म है आईपी यहाँ पे 124A का वो इसके अंदर आया था। अब इसके पीछे जो आइडिया है वो आप बेसिकली समझ लीजिए, कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली ये ऑब्जर्व करा है, जस्टिस चीफ जस्टिस सिन्हा ने ये बोला है कि जो प्रोविजंस है आपके सेक्शन 124A के वो बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल की हर जो स्टेट होता है वेदर वो आपकी कोई भी फॉर्म की गवर्नमेंट हो, वो अगर उसको आप ये पावर नहीं दोगे कि वो पनिश कर पाए उन लोगों को जो कि कंडक्ट कर रहे हैं या फिर जेपरडाइज कर रहे हैं स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, या फिर डिसमिनेट कर रहे हैं फीलिंग्स ऑफ डिसलॉयल्टी, जिसको की टेंडेंसी होती है कि वो डिस्ट्रप्शन ऑफ स्टेट लाए, एनार्की पैदा करे या कुछ भी करे या पब्लिक डिसऑर्डर करे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होगी और जो वेरी एग्जिस्टेंस होता है स्टेट का वो ऑब्वियसली इन जेपर्डी आएगा। तो गवर्नमेंट बाय लॉ जो होती है वो अगर सबवर्ट हो रही है, अगर हम लोग इस चीज़ को अलाउ ना करें, हेंस फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ये एसेंशियल कंडीशन है कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट के लिए इस तरीके के जो लॉज होते हैं उनको इन प्लेस में रखा जाए। ये बात उन्होंने कही थी केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत ही लैंडमार्क केस है बल्कि इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप अगला जो देखोगे वो है आपके एलिमेंट्स ऑफ सेडिशन। जो एलिमेंट्स होते हैं आपके सेडिशन में, पहला आपका एलिमेंट होता है वर्ड्स साइंस ऑफ विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। ये जो चीज़ होती है इसका मतलब होता है कि जो वर्ड्स हैं आपके, अगर मान लो ओपन एंडेड है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा विजिबल रिप्रेजेंटेशन है या फिर अदरवाइज जो कि बहुत ही वाइड इम्पोर्ट मतलब दे सकता है मीनिंग को कि ऑफेंस में हो क्या रहा है सेडिशन के, जो कि यहाँ पे कमिट हो रहा है, इसका थोड़ा सा एम्बिट वाइड है। तो अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोई भी ऐसे वर्ड्स या एक्ट करता है विदाउट स्पीकिंग, कोई एक्ट करता है फिर कोई चीज़ बोलता है या फिर शाइन्स शो करता है या फिर कोई भी और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, वो सब कुछ इस लॉ के अंदर कवर्ड होगा। ये इंक्लूड करता है बोथ आपके रिटन और प्रिंटेड मटेरियल सच एज पोस्टर, होर्डिंग, साइलेंट एक्ट हो गया, माइम एक्ट हो गया, जेस्चर हो गया, जितने भी फॉर्म्स ऑफ आपके कम्युनिकेशन हो सकते हैं जो कि विजिबल टू ह्यूमन आई है या फिर आपका ऑडिटरी सेंसेस में आप समझ सकते हो, वो सब कुछ इसमें काइंड ऑफ इंक्लूडेड है। फर्दर है आपका ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू कंटेम्प्ट और हेटरेड। सेकंड ये है कि जो ये ऑफेंस है ना, इसके अंडर में अगर कोई ऐसा आपका एक्ट है जो कि फीलिंग्स ऑफ हेटरेड या कंटेम्प्ट लाता है, देन वो एक्ट यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। और अगर मान लो वो एक्ट की जगह अटेम्प्ट भी होता है जो कि उस एक्ट को कॉज करता है, तो वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड करा जाएगा। फिर आप बात कर लेते हैं एक्साइट डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बन के हम लोग बात करते हैं, जो उसमें दिया तो मैंने आपकी बात बेरैक में करी थी। वो ये कहता है कि जो सेक्शन है ये स्टेट करता है कि डिससेटिस्फैक्शन होता है ना सिर्फ वो इंक्लूड करता है डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, और ये जो टर्म है आपका डिससेटिस्फैक्शन ये सब्जेक्ट होता है टू कंसिडरेबल इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रोवर्सी इन द कोर्ट। मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स यहाँ पे आते हैं वो सारे के सारे प्री इंडिपेंडेंस के पहले हैं, मतलब इंडिपेंडेंस जो भारत की हुई थी उसके पहले के हैं। हाउएवर जो डिबेट है वो फाइनली जो आई थी रेस्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस चीज़ को कह दिया था कि ये जो आपका सेक्शन है 124 ये सही है, वो हुआ था केदारनाथ स्टेट ऑफ बिहार में। इस केस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा था आफ्टर एग्जॉस्टिव डिस्कशन ऑन द केस लॉ, अथॉरिटेटिवली ले डाउन करा कि जो मीनिंग होता है वर्ड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन उसको इन्होंने यहाँ पे इस केस के अंदर ले डाउन बेसिकली करा। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद आपका गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसका क्या वर्ड का मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज पर सेक्शन 17 ऑफ आईपीसी
जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी हो सकती है। मतलब जो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ है ना, वर्ड उसका ये मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों। द टर्म गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो अंडरस्टूड करा जाना चाहिए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय अ पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी या फिर ब्यूरोक्रेसी जो कि कंट्री को रन कर रही है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बीजेपी पार्टी इटसेल्फ आप उसको ये नहीं मानोगे कि वो गवर्नमेंट है, बट जो आपकी गवर्नमेंट है जो कि लेड है मोदी जी के द्वारा, दैट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द बीजेपी पार्टी इटसेल्फ। और साथ ही में जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जैसे मान लीजिए आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर आपका जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है जो बाकी चीज़ों का, उसको भी आप गवर्नमेंट का वो नहीं कंसिडर करोगे बेसिकली। तो वो डिस्टिंक्ट है कहीं ना कहीं, उसको आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोप्रिएशन, ये आपका एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3 है बेसिकली, इसकी बात कर लेते हैं। जो आपके वर्ड्स ऑफ डिसअप्रोप्रिएशन उसका मतलब होता है डिसअप्रूवल। एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन 3 ये प्रोवाइड करते हैं कि एज लॉन्ग एज यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एक्साइट नहीं करता या फिर अटेम्प्ट नहीं करता एक्साइट करने के लिए हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिससेटिस्फैक्शन को, देन एक्सप्रेसिंग ऑफ डिसअप्रूवल, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के आप ऑर्डर के उसमें कह रहे हो अबाउट टू चेंज लॉफुल मीन्स, और या फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो फिर डिसअप्रूव कर रहे हो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन अगर आप ये काम कर रहे हो बेसिकली। अकॉर्डिंगली इन अदर वर्ड अगर हम लोग बात करें, अगर आप स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कमेंट करते हो अपॉन द मेजर्स और एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट या फिर उसके एजेंसीज के थ्रू, या फिर एम्यूलरेट करने की करते हो कंडीशंस ऑफ द पीपल, मतलब उनकी कंडीशंस को बेसिकली बेटर करने के लिए अगर आप बात कर रहे हो, या फिर आप सिक्योर करने के लिए या फिर कैंसिलेशन की बात कर रहे हो किसी एक्ट के लिए जो कि आपके हिसाब से लॉफुल मीन्स के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा इस सेक्शन को। एंड फॉर द पर्पजेज ऑफ दीज एक्सप्लेनेशन एडुकेट मेजर्स या फिर प्रोटेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर फीनल एक्शन अंडर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 91A में दिया हुआ है। और फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फर्दर लैटिट्यूड, यहाँ पे जो मीडिया है या फिर जो अदर यहाँ पे आर्म्स होते हैं यहाँ पे पब्लिक उसके आप बात कर सकते हो मीडिया के, उनको यहाँ पे ओपनली क्रिटिसाइज करने का पावर है गवर्नमेंट्स और मिनिस्टर्स को। ये आपकी बात करी गई थी क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अंबा प्रसाद के केस में। फर्दर बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सेडिशन के बारे में, यह हमारा आखिरी पार्ट है इस वीडियो का। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे केदारनाथ स्टेट ऑफ बिहार के केस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उन्होंने केदारनाथ स्टेट ऑफ बिहार में अपहेल्ड करा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ की। उन्होंने रिकॉल करा आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि गारंटी करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, और आर्टिकल 19(2) को उन्होंने रिकॉल करा जो कि अलाउ करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए फॉर in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state and friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt, court, defamation or incitement of any offense। तो यहाँ पे जो मेन है आपका ना सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वाला पार्ट, वो बड़ा जरूरी है। अकॉर्डिंगली इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ये पर्टिकुलर जो आपका ऑफेंस है उसको आप कहोगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये इनैक्ट करा गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ताकि जो आपका वाइस है ना कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी का, उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ को सेव करा सके। कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है वो डिपेंड करता है अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज अ वेरी बेसिक कंसिडरेशन अपॉन विच जो लेजिस्लेशन है उसने यहाँ पे इस चीज़ को रखा कि आप इस तरीके के ऑफेंसेस को पनिश कर पाओ अगर इन द स्टेट अगर लिए जा रहे हैं, अंडरटेक किए जा रहे हैं तो। और अकॉर्डिंगली ऐसा जो लेजिस्लेशन है उसके पास वन हैंड में फुली वो उसके पास राइट है कि वो प्रोटेक्ट और गारंटी कर पाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, बट इसका मतलब ये नहीं होता जो कि मतलब एक इंपॉर्टेंट होता है सिन क्वा नॉन का एक डेमोक्रेसी का, बट इस जो स्टैब्लिश्ड है, बट आपका जो फ्रीडम होता है वो गार्ड होता है अगेंस्ट द लाइसेंस ऑफ विलिफिकेशन एंड कंडमनेशन और गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो या फिर आप एक टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो पब्लिक डिस्कोर्स पैदा करने की, या फिर अगर आप दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो ये चीज़ गलत होगी। तो अकॉर्डिंगली एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो कह सकता है कि उसको क्या कहना है, या फिर वो जब भी वो चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मेजर्स के अगेंस्ट में बोल सकता है वे ऑफ क्रिटिसिज्म एंड कमेंट, एज लॉन्ग एज वो ऐसा काम ना करे जो कि वायलेंस को इंसाइट करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एस्टैब्लिश बाय लॉ, या फिर वो ऐसा कोई काम ना करे जो कि क्रिएट करता है पब्लिक डिसऑर्डर को। और अकॉर्डिंगली आर्टिकल 19(2) के अंदर ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये हेल्ड करा गया था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। अकॉर्डिंगली अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो कि क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली ऐसे और भी वीडियोस हैं जो कि हम लोग बनाएंगे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स और केसेस को डिस्कस करने के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा और टॉपिक है जिस पे कि हमें वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने अपने कोर्सेज में एनरोल नहीं करा तो आप एनरोल कर भी सकते हैं, आपके ऊपर है। अकॉर्डिंगली अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी तो डेफिनेटली आप कर लीजिए। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।